नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा में आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जहां से बच्चों ने बताया उन प्रश्नों का एमसीक्यूज फॉर्म में निचोड़ लेकर के आना थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो अप्रिशिएशन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से डेली बेसिस पे एमसीक्यूज फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आते हैं उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देख लेते हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला फसल काटने के बाद जो पर्व है वो, ठीक है। अब देखिए, फसल कटने के बाद मनाने जाने वाला पर्व। अब देखिए, कोई भी पर्व जो है मनाया जाता है ऑलमोस्ट देखा जाए तो फसल कटने के बाद ही, चाहे गेहूं कटे या धान कटे, ठीक है, चाहे आप देखोगे कि आपका ये झूम खेती कटे, तो वहां पर भी आपकी त्योहारें मनाई जाती हैं। तो दक्षिण भारत में भी एक त्योहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। अब देखिए, पोंगल जो है मनाया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्रों में, उगादी भी दक्षिण भारत में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। तो ये गलत हो गया, दक्षिण भारत में बिहू नहीं है, बिहू जो है असम में है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो दक्षिण भारत ये है और आसाम यहाँ पर है, तो ये तो गलत हो गया। लोहड़ी जो है यहाँ पर मनाया जाता है उत्तर भारत पंजाब में, तो ये भी गलत हो गया। ओणम, पोंगल, उगादी, बिशु, ठीक है। ओणम, बिहू, बिहू जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर असम में, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। ओणम जो है वो आपको कहाँ पर मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, ये आपका सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या तमिलनाडु में या कर्नाटक में कहाँ मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दक्षिण भारत से जो था उसको हमने निपटा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, निपुण भारत एक नया, कहीं ना कहीं एनसीएफ 2022 की बात हम करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब वह, तो याद रखेंगे, जब वह 3 वर्ष, जब वो कक्षा 3 तक पहुंच जाए तो वो हर चीज में निपुणता हासिल कर ले। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। कल यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा था तो उसको भी देख लीजिए। निपुण मतलब NIPUN, इसका अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव, मतलब कि कोई कार्य करना, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो रीडिंग मतलब पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में, न्यूमेरिक मतलब अंक गणित में, मतलब कि पढ़ना भी जान जाए, समझना भी जान जाए और कुछ अंकों का खेल भी जान जाए। तो ये होता है निपुण भारत। अब ये पूरा उद्देश्य जो है, इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिन जिन क्वेश्चंस को आप लोग देख रहे हो ना, इसकी PDF फॉर्म बना करके आज के जो प्रश्न हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF बना करके टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, तो वहां पर जाकर इस चीज को ले लीजिएगा, ठीक है। और रिवाइज जरूर करते रहिएगा डेली बेसिस पे जो PDF है। डेली प्रश्न आए और एक बहुभाषा ऐसा प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम 2 से 3 प्रश्न बहुभाषिता से देखने को मिलते हैं। तो अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक गुण और एक साधन, रुकावट। तो बहुभाषिता को समस्या के रूप में नहीं समझना चाहिए, एक गुण और एक साधन के रूप में मानना चाहिए, रुकावट के रूप में नहीं मानना चाहिए। एक व्यवस्थागत मुद्दा है कि मतलब एक व्यवस्था का पार्ट है तो इस तरीके से झेलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साधन के रूप में मानना है। दमन दीव से भी प्रश्न बना था दोस्त। यहाँ पर दमन और दीव का प्रसिद्ध कला क्या है, तो याद रखिएगा, दमन और दीव का प्रसिद्ध जो आर्ट से पूछा गया था प्रश्न वो है चटाई बुनाई, ठीक है। मतलब चटाई को बनाया जाता है, जैसे आप ठंडियों में देखते हो ना कि चटाई होती है, उस पर बैठा जाता है। गांव में भी देखा जाता है, चटाई बिछा करके बैठ जाओ, 2-4 लोग आ गए अगर मेहमान, अगर घर में जगह नहीं तो चटाई बिछा कर छत पे सो जाओ। तो वो चटाई बनाने का काम जो होता है दमन दीव में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साड़ी से भी यहाँ पर पोचमपल्ली से सवाल बना था दोस्तों, पोचमपल्ली से भी सवाल बना था, इस चीज को याद रखिएगा। और मैंने सारी चीजें कराई हैं, दमन दीव मैंने नहीं कराई, वो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, और ना ही किसी और ने भी कराई होगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार पूछ लेता है, कई बार एडिशनली थोड़ा सा पूछ लेता है, ताकि दमन दीव के बारे में भी बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें, चीजों को सीखना स्टार्ट करें। तो कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं जो कोई नहीं पढ़ाएगा और ना ही किताबों में दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, मोर से भी प्रश्न बने थे। मोर से प्रश्न मैंने सेम टू सेम प्रश्न बनाया था और सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिला है। नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट, पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले नीले, और नीले रंग का कौन होता है, आपको मैंने जब वर्ड कराया था तभी बताया था, ये है मोर। शक्कर खोरा की अगर हम बात करें, शक्कर खोरा की बात करें तो ये झाड़ियों पर, नीचे वाली डालियों पर सबसे नीचे जो होता है वो शक्कर खोरा सनबर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बसंत गौरी की बात करें, बारबेट की बात करें तो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है, यहाँ पर भी सवाल बनता है। सबसे ऊंचा घोंसला कौन बनाता है, कौवा। उसके कौवे के घोंसले में कौन अपना अंडा सेता है, तो कोयल जो है वो अपना अंडा रख देती है, कौवा उसकी देखभाल करता है। तो जो भी पक्षी से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, प्लेलिस्ट देख लेना इंपॉर्टेंट है। सभी प्लेलिस्ट से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, प्लेलिस्ट से आ रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन तो छूट सकते हैं, और मेरा टारगेट है दोस्त 110 प्लस का, ठीक है। तो मान के चलो 40 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, 110 क्वेश्चन तो मैं गारंटी है सही करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जितनी संस्कृत की वीडियो आ रही है उसको जरूर देखिएगा, इंग्लिश की वीडियो आ रही है जरूर देखिएगा, उसका डर आपका खत्म होना इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर दृष्टि बाधित, श्रव्य बाधित, इन सभी से भी एक सवाल बनता ही बनता है। तो आंशिक रूप से आंशिक दृष्टि वाले जो बच्चे होते हैं उनको निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं कराना चाहिए। तो देखिए बोलती पुस्तकें, जो बच्चा कम देख सकता है तो उसको बोलने वाली चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं, तो बिल्कुल फैक्ट है। अब पता चले कि मैं देख नहीं पाता हूं और मुझे आप कहोगे ये देखो कितना शानदार है ना, ये पुस्तक कितनी अच्छी है, देखो कितना अच्छा कलर है, तो ये तो मजाक है, भद्दा मजाक है कि नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें दो जो कि बच्चे छू करके समझ सकें, सुन करके समझ सकें, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, ठीक है, छोटी मतलब कि छोटा लिखावट वाला, जैसे कि मैंने ये फॉन्ट कितना अच्छा कर रखा, अब इसी फॉन्ट को मैं 10 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर का कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, तो आप भी कहोगे यार तो समझ में आ ही नहीं रहा, तो समझ में आपको भी नहीं आएगा, तो आंशिक दृष्टि वाले को कैसे समझ में आएगा। तो बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें जिसमें बड़े बड़े लेख लिखे हों उसको देखना जरूरी है। त्रिविमीय मतलब कि हाइट में देखा जाए तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है इसका होना चाहिए, चार्ट बना होना चाहिए, जिसको छू करके, जैसे ब्रेन लिपि में 6 लेटर होते हैं उनको छू करके उभरी आकृति होती है, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा, उपयुक्त नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गुरुदक्षिणा ग्रुप में, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त, और डेली बेसिस पे मेहनत करने के लिए अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पठन विकार से संबंधित है, बच्चों ने बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पठन विकार हो या फिर लेखन विकार हो या फिर स्पीकिंग से संबंधित हो या गणित से संबंधित हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ग्राफिया जो होता है दोस्त वो किससे संबंधित होता है, वो होता है आपका लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया जो होता है पठन से संबंधित होता है, तो पठन वाला तो ये सही हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया गणित से, और अफेजिया जो होता है जैसे कि पैराग्राफ वगैरह पढ़ने को दिक्कत देता है, ठीक है ना, उच्चारण को एक लंबे समय तक नहीं कर पाता है, जैसे कि पठन विकार संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना, पढ़ तो ले रहा है, डिसलेक्सिया नहीं है, उसको पढ़ ले रहा है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता है, उसको अफेजिया कहते हैं। चलिए बांस से प्रश्न बने हैं, यहां पर असम से भी प्रश्न बने हैं। तो असम का घर कैसा होता है, ये मिलान वाले क्वेश्चंस में थे, तो चलिए असम से देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवार लकड़ी की बनी होती है। यह है असम, याद रखिएगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। असम जहां पर भी बांस के घर बनते हैं असम, क्योंकि बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इतना 3 से 3.5 मीटर ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं, अदरवाइज बाढ़ में डूब जाएंगे, कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो असम जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप देखोगे नृत्य के बारे में बात करें तो नृत्य में आपका सत्रिय और बिहू बार बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए एनसीएफ से लगभग आज 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं, 5 से 6 प्रश्न, जिसमें से निपुण भी था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, तो याद रखिएगा रचनावाद से इन्होंने अपना समझ प्राप्त किया है। कहने का मतलब क्रिएटिव बनाओ बच्चे को, जब क्रिएटिव होगा बच्चा तो खुद ही करके सीख जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, जब बच्चा दीपक को छूने जाता है तो आप लोग रोकते हो, रुको 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 हाथ जल जाएगा, अरे वो आज नहीं तो कल हाथ जला के ही मानेगा। आप कितनी भी गणित लगा लो कि वो न छुए, वो जब तक हाथ नहीं जलेगा वो सीख ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो क्रिएटिविटी मतलब करके सीखने पर बल दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ संस्कृत के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सुग्गा विधि अस्ति, सुग्गा विधि किस तरीके से याद करेंगे, बहुत आसान है दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। सुग्गा विधि मतलब, सुग्गा मतलब समझते हैं, सुग्गा मतलब होता है तोता। अब तोता क्या करता है, पट 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 बोलता रहता है, जब देखो तब मिठू 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 करता रहता है वो। तो ये देखिए वो क्रिएटिविटी, रचना विधि नहीं है। रचना मतलब कि रचना करना किसी चीज को, तो सुग्गा विधि नहीं है। पाठ्य पुस्तक विधि, बिल्कुल सही बात है, पाठ्य पुस्तक, जैसे मैंने आपसे रीडिंग लगवा ली कि चलो फटाफट तोते जैसे फटाफट पढ़ना स्टार्ट करो, तो पाठ्य पुस्तक विधि होता है, याद रखिएगा। सुग्गा विधि लिखने से संबंधित नहीं है, ना ही सूत्र से ना ही रचना से। पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि बार बार खुले तौर पे प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। एक और प्रश्न देखिए, गद्य शिक्षण से विधि अस्ति निगमन विधि। देखिए गद्य का जो शिक्षण होता है कौन सी विधि से होता है, तो निगमन विधि और आगमन विधि। तो दोस्त यहाँ पर गद्य शिक्षण से कोई रिलेशन है नहीं दूर दूर तक, क्योंकि इसमें ना ही उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, ना ही नियम पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बोध कराने की बात की जाती है, उद्बोधना मतलब आपको ज्ञात कराया जाता है। सूत्र विधि तो है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो है ही नहीं। अब बोध क्या कराया जाता है, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा गद्य में, और उसमें से आपको बताया जाएगा कि बताइए, जैसे कि कोरोना पर आपको एक गद्यांश आ गया, ठीक है। अब गद्यांश में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब गद्यांश को पढ़िए, उसमें से शब्दों को छांटिए और बताइए कुछ ऐसा क्या स्पेशल है हमारे लिए जो हम इससे सीख सकते हैं, या कम समय में जो चीजें गद्यांश में लिखी गई है उसका सार क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए गद्यांश जो होता है वो 10 लाइन का 15 लाइन का होगा, और उसमें बहुत सारी चीजें दी होती है, और उससे रिलेट आप अपना दिमाग में क्या करोगे, ज्ञान को विकसित करोगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो दिमाग में उपज होती है उसको उद्बोधन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
चलिए, मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से यहाँ पर सवाल बनते हैं, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो बाह्य कारक बिल्कुल नहीं होता। विफलता से बचने के लिए प्रेरणा गलत हो गया। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप बिल्कुल संतुष्ट हो अपने आप से कि सीटेट निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता। माइकल लाल कोई नहीं है जो आपको सीटेट निकालने से रोके। लेकिन आप सोचते हो कि बस भगवान 82-90 नंबर आ जाए तो मेरा काम हो जाए, तो दोस्त वो सुपर टेट में बड़ी दिक्कत देने वाला है। और कोई बाह्य कार किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में बोला जाता है ना कि उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, ये सब नॉनसेंस वाली चीजें, इनसे 1% भी फायदा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बाह्य कारक तो कभी मोटिवेट कर ही नहीं सकता। आपका आंतरिक कारक आपको मोटिवेट करता है और आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे तब बहुत देर से परेशान होंगे, अरे भाई पियाजे कहां गए? तो पियाजे यहां पर हैं। जीन पियाजे की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष इंद्रियगामक अवस्था। अमूर्त अवस्था जो होती है ये आपकी चौथी अवस्था होती है। याद रखिएगा, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। मूर्त अवस्था जिसमें चीजें देख करके आप चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, वो होती है आपकी, जैसे मूर्त अवस्था को समझाने का ये तरीका, जैसे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ठीक है, आप घर पर अगर भगवान की पूजा करते हैं तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? अमूर्त, मतलब आपको मूर्ति दिख नहीं रही है। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति दिखती है, फिर हाथ जोड़ करके कुछ मांगते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि चीजें आपको, तो यहां पर क्या देखोगे कि मूर्ति को देखने के बाद आपके दिमाग में आया कि हाँ अब इनसे मांगना है, क्या मांगना है वो आप सोचोगे, ठीक है। लेकिन मूर्ति को नहीं देखा फिर मांगना है, वो क्या है? अमूर्त है, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष, जिसमें बच्चे जो हैं कुछ कुछ चीज़ें सीखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज ही रहते हैं बच्चे मैक्सिमम टाइम कि यार 1 से लेकर के 10 तक गिन लेंगे, लेकिन 10 से 1 लेकर के अगर गिनती करने को बोला जाए तो गिनती नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चौथी अवस्था कौन सी है? आखिरी वाली है, अमूर्त अवस्था। वाइगोत्स्की ने चिंतन के बारे में क्या कहा है? तो पहले भाषा फिर चिंता, यहाँ पर सवाल बना है। तो वाइगोत्स्की, देखिए पहले वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या है फर्क है? देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे कहते हैं पहले यहाँ पर चिंतन होता है, थिंकिंग स्टार्ट होता है, फिर जाकर के लर्निंग स्टार्ट होता है। लेकिन पियाजे ये कहते हैं, वाइगोत्स्की ये कहते हैं पहले लर्निंग स्टार्ट होती है, लैंग्वेज स्टार्ट होती है, फिर जाकर के थिंकिंग। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा फिर जाकर के थिंकिंग। लेकिन वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि 3 साल तक जाते जाते बच्चे का लर्निंग, लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज और थिंकिंग जो है एक समान हो जाते हैं, कब? 3 साल तक। लेकिन उससे पहले पहले क्या होता है? पहले लैंग्वेज डेवलप होता है, फिर थिंकिंग। क्योंकि बच्चे के बारे में आप देखो तो, सोच के देखो तो बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा जो है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो मम्मी पापा बोलना सीख जाता है, तो क्या सीख गया? मम्मी पापा बोलना सीख गया। लेकिन उसकी सोच बढ़ी? सोच तो नहीं बढ़ी ना उसकी। लेकिन वाइगोत्स्की के ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे का पहले भाषा डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसका दिमाग डेवलप होता है। लेकिन पियाजे कहते हैं पहले दिमाग डेवलप होगा तभी तो भाषा। लेकिन दोनों अपने अपनी जगह सही हैं और दोनों नंबर लुटाते हैं, क्योंकि इनसे 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न तक पूछे जाते हैं और वो नंबर आप लोग लूट लेते हो फ्री के, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों का मतभेद होना चाहिए ताकि हम नंबर लूट सके। कोहलबर्ग से संबंधित इनसे भी प्रश्न आएगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और हमें 2 से 3 नंबर लेकर के चले जाते हैं। तो आज इनसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न अगर देखा जाए तो बना है। तो कोहलबर्ग संबंधित किससे है? नैतिक तर्कणा से, याद रखिएगा। जेडपीडी से भी सवाल बना है, तो वाइगोत्स्की के जेडपीडी से भी सवाल है, तो उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चलिए, जेडपीडी देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ क्या कहता है? बाहरी चीजों को जोड़ करके पढ़ाना, अवलोकन करना, करके सीखना, शिक्षा बिना बोझ के, बिल्कुल राइट आंसर है। एनसीएफ से मैंने बोला ना 5 से 6 प्रश्न आज बने हैं और जितनी चीजें मैंने करा रखी है उन क्वेश्चंस को देख करके जाना दोस्त, अगर आप पेपर में पास होना चाहते हो। मैंने बोला है जितनी चीजें मैंने कराई है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, 110 प्लस, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन देख करके बोलोगे दमनदीव का तो 8 पढ़ाया ही नहीं आपने, तो यार बस मूर्ख वाली बात हो जाएगी कि यार दमनदीव का पढ़ाया नहीं, तो दमनदीव का पढ़ाया नहीं तो कुछ भी पूछ सकता है यार, वो कल का किसी और का पूछ लेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है वही तो बार बार पूछा जाता है। जैसे कल मधुबनी चित्रकला बार बार पूछा, आया है ना मधुबनी चित्रकला? ऐसा तो है नहीं आया है। तो इन सब चीजों को सीरियस मत लो यार कि एक आधा क्वेश्चन को सीरियस लेकर के बैठ गया हो कि पेपर टफ आया। ऐसा नहीं है, पेपर मॉडरेट ही आता है, इजी आता है। अगर पढ़ के जाओगे तो सब आसान है, नहीं तो सब मुश्किल है। चलो, पोचमपल्ली से भी सवाल आया, क्या नहीं पढ़ाया पोचमपल्ली? बिल्कुल पढ़ाया। जाकर के प्लेलिस्ट में नृत्य वाला जो आपका यहाँ पर जो आपका चित्रकारी वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर के देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने मैपिंग में भी इस चीज़ के बारे में बताई है कि आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है, तेलंगाना में देखने को मिलता है, ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तो ये किसी के लिए फेमस है? ये आपका साड़ी के लिए फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा, और पूछा भी गया।
चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो देखिए दृश्यीकरण जो है इनका चरण है, विश्लेषण भी इनका चरण है, स्वयं सिद्ध है, ये भी चरण है। तो देखिए लेवल 0 जो होता है वो है आपका पहला, लेवल 2, लेवल 1 जो है ये आपका है एनालिसिस, लेवल जो 3 है, ठीक है, 0 से लेकर के 5 होता है, मतलब पाँच स्तर होते हैं, लेकिन 0 से लेकर के 4 तक होता है, ठीक है। तो लेवल 4 जो होगा वो कौन सा होगा? स्वयं सिद्धि। तो याद रखिएगा मूर्त जो है, ये मूर्त संचालन कौन है? ये आपका पियाजे का है, वेन हिले का नहीं है। और ये जो पियाजे का जो अवस्था है ये तीसरी अवस्था है, जिसमें हम लोग जो एज होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है, इसको याद रखेंगे। बाइगोत्स्की से जो जेडपीडी का सवाल था दोस्त, यहाँ पर है आपके सामने, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं दोस्त। इतना मेहनत लगता है, अप्रिसिएशन के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इच्छा आपके ऊपर है दोस्त, आप अगर चाहते हो कल के पेपर्स भी आपको मिले तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर आपको दिखाएंगे रिव्यू, लेकिन वही है कि क्वेश्चंस जो ऑथेंटिक है वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। देखिए सहयोग की कोई सीमा नहीं होती है, मैंने क्या कुछ वीडियोज़ बना करके छोड़ दिए, उनको देख करके भी आप पास हो सकते हो, लेकिन मैं सहयोग कर रहा हूं आपका कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं 9 का या 10 का या फिर कल जो पूछा जाएगा, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि जितना सहयोग दिया जाए उतना अच्छा है ना। ऐसा तो है नहीं कि सहयोग की एक सीमा है कि हमने इतने ही वीडियो बता दिए, इससे ही पढ़ लो, इतने से ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन हम पाड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, सहायता और देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता? बच्ची अपने आप क्या कर सकती है, आकलन नहीं किया जा सकता है, नेगेटिव है दोस्त। बच्ची कुछ भी करे उसका आकलन करना इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए, और ऐसा कुछ कर दे जिसका आकलन किया ही नहीं जा सकता तो टीचर को रिजाइन दे देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के लिए किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, वेरी गुड, ये होता है जेडपीडी। मैंने आपको पहले भी बताया, पहला तो कुछ तो बच्चा खुद से कर लेता है, फिर एक ऐसा अवस्था होता है जिसको जेडपीडी कहते हैं, जिसमें बच्चा खुद से कुछ कर लेता है, खुद कुछ टीचर की सहायता से करता है। तो कुछ अपना खुद से करेगा, कुछ टीचर की सहायता से करेगा, वही जो अवस्था होती है जेडपीडी होती है, ठीक है। और जो टीचर की अवस्था, जो टीचर की सहायता से जिस चीजें करता है, वो टीचर की सहायता को पाड़ कहा जाता है, स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफ फोल्डिंग मतलब कि ये होता है थोड़ी सी मदद, तो टीचर ने मदद कर दी, ठीक है, उसको पाड़ बोला जाता है, स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है। और जिस स्टेज में मदद करी उस पूरे स्टेज को बोला जाता है जेडपीडी। आई होप चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिए स्वतंत्र रूप से बच्चा कुछ कर लेता है, कुछ जो है टीचर की सहायता लेकर के करता है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? जेडपीडी। इससे आसान कौन बताएगा यार आपको, बाकी फिर भी चलिए एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्न में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए हाँ, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, गलत बात है। केवल कक्षा में, केवल तो नेगेटिव है, मैंने पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा है तो जो गलत है उसी को आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं में क्या करें सर? तो नहीं में वही करना होता है जो गलत आंसर होता है। तो गलत आंसर दिख गया आपको, केवल बच्चा मतलब नेगेटिव है, आंसर करके आ जाओ। बात सिंपल सी है, स्वाभाविक सीखते हैं, संज्ञानात्मक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल दिमाग लगा करके भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। चलिए यहाँ पर रुचि से भी प्रश्न देखने को मिले। बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब केवल अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेता है, गलत बात है। प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशंसा। किसको प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? आपने कोई कमेंट करा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो दिल बाग बाग हो जाता है। रीजन क्या है? प्रशंसा हर इंसान का होता है यार। आपका भी प्रशंसा अगर कोई कर दे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने कोई अच्छी, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर करा और मैंने बोला वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत आगे जाओगे, क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो हर बच्चे को अच्छा लगता है और बच्चा रुचि लेता है। और मैंने प्रशंसा अगर कर दी तो आप कहोगे कि यार वाकई में पढ़ना चाहिए, मैं काबिले तारीफ हूँ, मेरे अंदर कुछ गट्स हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बस रुचि डेवलप होगी तो अभिप्रेरणा जो डेवलप हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे और लक्ष्य को प्राप्त करोगे। याद रखना ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सेकंड राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, 10 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि डेली बेसिस पे एमसीक्यूज फॉर्म में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल सकें जो डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे तो शाम के शिफ्ट में हम लोग देख लेंगे, जो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं शाम को। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।